बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने दो डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस करना है, लेकिन हैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक। एक है फीडबैक इनहिबिशन और दूसरा हमने एक टॉपिक स्टार्ट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। उसका एक पोर्शन आज पढ़ेंगे और इंशाल्लाह एक पोर्शन अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ फीडबैक इनहिबिशन। अच्छा, इसकी डेफिनेशन तो हम बाद में करेंगे, पहले इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब भी सेल के अंदर कोई मेटाबॉलिक पाथवे होता है, मेटाबॉलिक पाथवे में होता क्या है कि एक प्रोडक्ट सीरीज ऑफ रिएक्शन के ज़रिए से बन रही है, यानी काफ़ी सारे स्टेप के अंदर अगर एक प्रोडक्ट बने वो मेटाबॉलिक पाथवे कहलाती है। जैसे मैं कहता हूँ कि ए से ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये सबस्ट्रेट है, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना और हमारे पास ई एक फाइनल प्रोडक्ट बन गई। और हमारे लिविंग सिस्टम का असूल ये है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको कोई ना कोई एंजाइम कैटालाइज कर रहा है। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ एंजाइम एक्स है, यहाँ एंजाइम वाई है, यहाँ एंजाइम जी है और यहाँ एंजाइम डब्ल्यू है। ये चार एंजाइम इन 5 स्टेप को कैटालाइज कर रहे हैं। क्लियर? यानी 4 स्टेप को कैटालाइज कर रहे हैं। क्लियर? अब हो क्या रहा है कि सबसे पहले जब सेल के अंदर या किसी लिविंग सिस्टम के अंदर ए इंटर होता है, ये रिएक्टेंट है ओवरऑल, और ई क्या है, ये प्रोडक्ट है जिसको हम फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब ए आएगी एक्स के पास, ओवरऑल ये मेटाबॉलिक पाथवे है। ए आएगी किसके पास? एक्स के पास। एक्स क्या करेगी? इस ए को बी में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एक्स की जो प्रोडक्ट है वो कौन सी है, तो ई एक्स की प्रोडक्ट नहीं है, ई एक्स की डायरेक्ट प्रोडक्ट है बी। अच्छा, बी वाई की सबस्ट्रेट बन जाएगी, फिर वाई बी को सी में कन्वर्ट करेगा, फिर सी जी की सबस्ट्रेट बन जाएगी और जी इसको डी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, डी डब्ल्यू की सबस्ट्रेट बनेगी और डब्ल्यू इसको ई में कन्वर्ट करेगा और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो ई है। क्लियर? तो ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है। इसमें हो क्या रहा है, इन मेटाबॉलिक पाथवे द प्रोडक्ट ऑफ वन रिएक्शन के जो एक रिएक्शन की प्रोडक्ट है, जैसे एक्स की प्रोडक्ट है बी, बिकम द सबस्ट्रेट फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। तो बी सबस्ट्रेट अगले स्टेप के लिए बन जाएगी। ठीक है? वाई के लिए बी सबस्ट्रेट है लेकिन एक्स की ये क्या है? प्रोडक्ट है। और इस तरह हमारे पास रिएक्शन चलता रहेगा और आखिरी जो प्रोडक्ट वो हमें हासिल हो जाएगी। एट द एंड डिजायर प्रोडक्ट इज फॉर्म। अच्छा, क्या जब एंड प्रोडक्ट सेल के अंदर बनना शुरू होती है तो क्या ये अनलिमिटेडली बनती जाती है? तो इसका आंसर है नो। अच्छा, एक बात ध्यान में रखेंगे, सेल कभी भी अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा या ज़रूरत से बहुत कम काम नहीं करता। सेल की एक रेंज होती है, एक लोअर लिमिट और एक हायर लिमिट। सेल उस रेंज के अंदर हमेशा अपनी हर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट उसकी रेंज के अंदर है तो सेल कभी भी वो प्रोडक्ट नहीं बनवाएगा, लेकिन जो ही उसकी रेंज से कम हो गई तो वो प्रोडक्ट बनवाना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो प्रोडक्ट बनना शुरू होती है, जब उसकी अपर लिमिट से ज़्यादा होने लगती है तो वो सेल उस प्रोडक्ट को बनवाना रोक देता है। अब सवाल ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये बनना रुकेगी कैसे? ठीक है? और जब इसका लेवल कम होने लगेगा तो फिर ये प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शन को स्टार्ट कैसे करेगी? अब हो क्या रहा है कि ए से ई बन रही है प्रोडक्ट। अब सेल में ये अनलिमिटेड रिएक्शन नहीं है कि ये प्रोडक्ट बनती ही चली जाएगी, ऐसे नहीं। जैसे सेल को 12 मॉलिक्यूल की ज़रूरत है और हो 15 गए, अब सेल फौरन ही सोचेगा कि इस प्रोसेस को रोक दिया जाए। अब रुकेगा कैसे? कि आम तौर पे होता है कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इनहिबिटर का काम करती है। यानी आप ये समझ लें कि अगर हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना है, कंट्रोल में रखना है, तो हमें ज़रूरत पड़ने पे इस पाथवे को रोकना पड़ेगा। जैसे ज़रूरत 12 की थी और 15 बन गए और ये अब बनते नहीं चले जाएंगे, 15 से 20 बनेंगे, 25 बनेंगे, उसके बाद 30, ऐसे नहीं होगा। अब सेल को ज़रूरत होगी कि इस प्रोसेस को रोक दिया जाए। तो कंट्रोल में चीज़ उसी वक्त रहती है ना कि जब बहुत ज़्यादा बन रही हो तो उसको रोक दिया जाए, कम बन रही हो तो उसको स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है? अब सेल रोकेगा कैसे? कि ये जो एंड प्रोडक्ट है ये इनहिबिटर का काम करेगी। ये इन चारों में से किसी एंजाइम के साथ बाइंड करेगी। ज़्यादातर पहले एंजाइम के साथ बाइंड कर रही होती है। अच्छा, जो ही ये इसके साथ बाइंड करेगी तो इसकी शक्ल को बदल देगी, कन्फर्मेशन। अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि हमने 2 किस्म के इनहिबिटर्स पढ़े थे, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटर। तो शक्ल किस में चेंज होती है?
कॉम्पिटिटर में, कॉम्पिटिटिव में या नॉन कॉम्पिटिटिव में? ये आंसर आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आपने कमेंट में भी कर देना है कि शक्ल किस में चेंज हो दे। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इस एंजाइम में से किसी एक एंजाइम के साथ बाइंड करेगी और उसकी शेप को बदल देगी, और जब शेप बदलेगी तो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल जब आएगा वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ई ने एक्स के साथ बाइंड की, उसकी शेप बदल गई। अब ए का मॉलिक्यूल जब एक्स के पास आएगा, चूंकि इसकी शेप बदल चुकी है, तो वो बी में कन्वर्ट नहीं होगा और पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। अब होगा क्या कि जिस वक्त हमारे पास इसकी प्रोडक्ट ज़रूरत से ज़्यादा थी, प्रोसेस रुक गया। अब सेल जब इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा तो लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो ही लेवल एक लिमिट से ज़्यादा कम होता है तो सेल दोबारा इसको अपनी शेप में वापस लेके आता है और ये मैकेनिज्म दोबारा रिस्टोर हो जाता है। इन शॉर्ट, इस रिएक्शन ने कितना चलना है ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये प्रोडक्ट। अगर सेल को इस रिएक्शन की ज़रूरत है क्योंकि प्रोडक्ट का लेवल कम है, तो सेल इस रिएक्शन को चलाएगा। अगर सेल के पास ये प्रोडक्ट ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो अपनी प्रोडक्ट के ज़रिए से ही इस रिएक्शन को रोक देगा। तो यही हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन है। कोई भी ऐसा प्रोसेस जो अपनी प्रोडक्ट के ज़रिए से ही कंट्रोल हो रहा हो, कि जब प्रोडक्ट का लेवल ज़्यादा हो तो वही प्रोडक्ट उसके अपने रिएक्शन को रोक दे, और जब प्रोडक्ट का लेवल ज़रूरत से कम हो तो वही प्रोडक्ट उस रिएक्शन को स्टार्ट कर दे। तो ये फीडबैक इनहिबिशन कहलाता है। फिनोमिनन, तो ये कैसा फिनोमिनन है जिसमें जो प्रोडक्ट है प्रोसेस की, वो प्रोसेस को बजाते खुद कंट्रोल कर रही होती है। कैसे कंट्रोल करती है? मैंने बता दिया, ज़रूरत से ज़्यादा हो एंजाइम को रोक देती है, ज़रूरत से कम हो तो वो एंजाइम दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं, रिएक्शन दोबारा शुरू हो जाती है। इसका फ़ायदा क्या होता है? ऑफन टाइम, ज़्यादातर इसका फ़ायदा ये होता है जो प्रोडक्ट है वो लिमिट में रहती है, कंट्रोल में रहती है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन। जैसे सेल के पास एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन सेल के पास जब एटीपी के मालिक्यूल ज़रूरत से ज़्यादा होंगे तो एटीपी के ही मालिक्यूल उन एंजाइम को रोक देंगे जो एटीपी को बनवाने के अंदर इन्वॉल्व हैं। व्हेन अ सेल हैज़ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एटीपी, एटीपी एक्ट एज ए इनहिबिटर, एटीपी इनहिबिटर का काम करेगा और ये क्या करेगा? उन एंजाइम को रोक देगा जो एटीपी को बनाने के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा आर्टिकल था, फीडबैक इनहिबिशन। उसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के हवाले से है। अच्छा, जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जब भी किसी चीज़ का ग्रुप बनाया जाता है तो पहले देखा जाता है ग्रुप किस बिहाफ पे बनाए जाते हैं। जैसे आप लोग प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब है आपका जो ग्रुप बना है वो आपके सब्जेक्ट के लिहाज से बना है, कि जिसकी बायो होगी उसको प्री मेडिकल। लेकिन अगर आप में 50 स्टूडेंट की क्लास है, एक स्टूडेंट भी मैथ का हो तो वो आपके ग्रुप से अलग कर दी, उसको फिर हम प्री इंजीनियरिंग के ग्रुप में रख देंगे। और कोई स्टूडेंट जिनके 1-2 सब्जेक्ट डिफरेंट हो, जैसे कंप्यूटर आ जाते हैं, फिर तो ऑटोमेटिकली वो ICS की तरफ चले जाएंगे। तो सबसे पहले जब भी कोई ग्रुप या क्लास बनाई जाती है, किस बेस पे बनाई जा रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ 2 क्लासेस बनाई, एक बॉयज़ की एक गर्ल्स की, तो हमने यहाँ जेंडर की बुनियाद पे क्लास बनाई। तो इसी तरह जब हम एंजाइम की क्लासिफिकेशन करते हैं तो 5-6 बेसिस पे हम कर रहे होते हैं। उनमें से एक बेस को आज हम डिस्कस करेंगे। रिएक्शन के लिहाज से भी क्लासिफिकेशन होती है, बाद दफ़ा सबस्ट्रेट के लिहाज से भी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। और 2-3 और टाइप्स है, उसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे ब्रीफली। लेकिन आपकी बुक में ये 2 मेन कैटेगरी की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन की गई है। इस लेक्चर में हमने सबस्ट्रेट की बिहाफ पे क्लासिफिकेशन करनी है। सबस्ट्रेट वो मालिक्यूल है जिसके ऊपर एंजाइम ने रिएक्ट करना है, जिसके रिएक्शन को एंजाइम ने कैटालाइज करना है। तो जैसे पहले हमारे पास ग्रुप है प्रोटीएज, नाम से जाहिर है एंजाइम दैट कैटालाइज, ये उन रिएक्शन को स्पीड अप करेगा जो प्रोटीन को तोड़ रहे होते हैं। प्रोटीन के तोड़ने वाले रिएक्शन को ये कैटालाइज करते हैं। अच्छा, आमतौर पे हमारी बॉडी में जो डाइजेशन हो रही है उसमें जो प्रोटीन है वो प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रही होती है। प्रोटीन जिन यूनिट से मिली के बनी है वो अमाइनो एसिड कहलाती हैं, ठीक है। और अच्छा, अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है। चूंकि प्रोटीन में बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं, इस वजह से इनको हम कहते हैं ये लार्ज पॉलीपेप्टाइड के मॉलिक्यूल्स हैं। हमारी बॉडी में प्रोटीन के टूटने से डायरेक्टली अमाइनो एसिड नहीं बनता, बल्कि होता क्या है कि ये जो प्रोटीन जो हम खाने के साथ खाते हैं, हमने गोश्त खाया, हमने दालें खाई, हमने मछली खाई, सब में प्रोटीन होती हैं। तो प्रोटीन लार्ज पॉलीपेप्टाइड के मॉलिक्यूल हैं। तो हमारे स्टोमक में एक एंजाइम होते हैं जिसका नाम है पेप्सिन, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन। ये 2 एंजाइम हैं जो डिफरेंट लोकेशन में होते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल प्रोटीन के पेप्सिन और कुछ मॉलिक्यूल ट्रिप्सिन, जो बाकी रह जाएंगे वो ट्रिप्सिन तोड़ के स्मॉल पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दे। फिर स्मॉल पॉलीपेप्टाइड हमारे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइनो पेप्टाइडेज, उसको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा।
तो पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड की तादाद कदरे ज़्यादा होती है, डाईपेप्टाइड में सिर्फ 2 अमीनो एसिड रह जाएंगे। और फिर एक एंजाइम है, ये भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह ओवरऑल प्रोटीन की ब्रेकडाउन को ये मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम ने कैटालाइज किया। तो चूंकि ये सारे एंजाइम प्रोटीन को तोड़ रहे हैं, तो ये कौन से ग्रुप में शामिल होंगे? प्रोटीएजेस ग्रुप में शामिल। इसी तरह हमारे पास एक एंजाइम का ग्रुप है लाइपेज, नाम से जाहिर है कि ये लिपिड को तोड़ेंगे। जैसे हमारे पेंक्रियास से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेंक्रियाटिक अमाइलेज, ये लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो लिपिड इन यूनिट से मिलकर बना है। तो यहाँ भी अगर देखें नाम रखा गया सबस्टेट की बिहाफ पे, प्रोटीएज का नाम रखा गया सबस्टेट की बिहाफ पे। कार्बोहाइड्रोलेसिस, नाम से जाहिर है कि बड़े कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे और छोटे यूनिट बनाएंगे। जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये पॉलीसेकेराइड्स हैं। तो सेकेराइड्स ये हम कार्बोहाइड्रेट को भी कहा जाता है। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की 3 बड़ी क्लासेज हैं, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। क्लियर? तो स्टार्च और ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है, एक एंजाइम है अमाइलेज, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। ये पॉली है, ये डाइसेकेराइड है, तो छोटा मालिक्यूल बन गया। अच्छा, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, सेलुलेज एंजाइम इसको सेलोबियोस में डाइसेकेराइड और फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, मोनोसेकेराइड। तो बड़ा मालिक्यूल छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, माल्टेज एंजाइम इसको ग्लूकोज के 2 मालिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, बड़ा मालिक्यूल छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। लैक्टोज भी एक डाइसेकेराइड है, लैक्टेज उसको ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों मोनोसेकेराइड के मालिक्यूल हैं। इसी तरह सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है, सक्रेज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये बड़ा मालिक्यूल है, ये छोटे। तो जब भी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, ये सारी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसके साथ ओज लगा हो आमतौर पे वो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जिसके साथ एज लगा हो, एज, तो एज आमतौर पे एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। जैसे ग्लाइकोजन में कोई ओज नहीं है, ठीक है, तो इसी तरह पेप्सिन में कोई एज नहीं है। तो लेकिन नॉर्मली होता है कि ओज वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं और एज वाले एंजाइम्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास न्यूक्लिएजेस, ठीक है, ये वो एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक न्यूक्लिक एसिड की टाइप है, आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड की टाइप है, एटीपी इवन न्यूक्लिक एसिड की टाइप है। तो जो एंजाइम डीएनए को तोड़ेगा वो डीएनएज एंजाइम, जो आरएनए को तोड़ेगा वो आरएनएज एंजाइम, जो एटीपी को तोड़ेगा वो एटीपेज एंजाइम। ये सारे चूंकि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ रहे हैं तो ये न्यूक्लिक एसिड्स के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम को हमने डिस्कस किया। लेकिन यहाँ कौन सी बुनियाद पे क्लासिफिकेशन की गई? ऑन द बेसिस ऑफ सबस्टेट। बाकी जो रिएक्शन के लिहाज से क्लासिफिकेशन है उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। और फिर फर्दर जो क्लासिफिकेशन किस तरह होती है तो उसको भी ब्रीफली हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगला आखिरी लेक्चर होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।